हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका एफपीओ की सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। और आज हम समझने जा रहे हैं कि क्या एफपीओ का गठन एज ए एनजीओ हो सकता है। तो सर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ों को बेहतर समझना पड़ेगा। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो भारत के अंदर 3 तरीके से बनता है: सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी या फिर ट्रस्ट। अच्छा, जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। जो सोसाइटी है वो सन 1860 में एक्ट होती है। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी, सहकारिता वाले वीडियो में, उस सोसाइटी की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लिए इंडिया में एक जनरल कानून है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट ट्रस्ट की बात करता है। वहाँ पे एज ए रियल एनजीओ की बात नहीं आती। तो जो भी ट्रस्ट ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट ट्रस्ट होती हैं, वहाँ पे बेनिफिशियरी नोन होता है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट की। पब्लिक ट्रस्ट 2 तरीके से होती हैं, एक रिलीजियस ट्रस्ट और एक चैरिटेबल ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट में कोई भी धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को लेके कार्य किया जाता है। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उसमें धर्म को लेके नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। वो बेनिफिट सारे, मतलब वो धर्म को ध्यान में नहीं देते हैं, नीड को ध्यान में देते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है सर। सोसाइटी बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता होती है, नॉर्मल पेपर्स चाहिए होते हैं। और कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। प्राइवेट ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। प्राइवेट ट्रस्ट में एक जो है कि राइटर होता है जिसको सेटलर बोला जाता है, दूसरा ट्रस्टी होता है जो बेसिकली जिसके लिए जो एक केयर टेकर की तरीके से काम करता है, और तीसरा बेनिफिशियरी होता है क्योंकि वहाँ बेनिफिशियरी नोन होता है। ठीक है। और जो पब्लिक ट्रस्ट होती है वहाँ पे बेनिफिशियरी नोन नहीं होता है, बेनिफिशियरी एट अ लार्ज होता है। और वहाँ पे 2 मेजर पर्सन होते हैं, जो आपके एक सेटलर हो गया और एक ट्रस्टी हो गया जिसको टेक केयर करनी होगी प्रॉपर्टी की। अब सवाल उठता है कि क्या जो अपना सबसे पहला पॉइंट था कि क्या एफपीओ का कोई भी ऐसा प्राविधान है जो एनजीओ के तौर पे हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए सर, एफपीओ मैंने जो सबसे पहले वीडियो में आपके साथ शेयरिंग की थी नॉलेज की, उसमें मैंने कहा था एफपीओ 3 शब्दों से मिलकर बना है: प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स। तो जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो एक बेसिक इंटेंशन होता है वो उद्यमिता का होता है। मतलब वो इकोनॉमिकल होता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, उद्यमिता से रिलेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और जो एनजीओ होता है इसका जो बेसिक पर्पस होता है, बेसिक इंटेंशन होती है, वो वेलफेयर की होती है, सोसाइटी वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की। तो वेलफेयर और उद्यमिता, व्यवसाय और व्यापार, बस इतना ही अंतर है। व्यापार का मतलब ट्रेड से होता है कि हमने एक माल खरीदा, वही माल हमने बेचा, कम रुपए में खरीदा, ज़्यादा रुपए में बेचा। हमारी सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। ये बेसिक फ़र्क होता है व्यवसाय में और व्यापार में। तो एक ट्रेडर आदमी गलत चीज़ की भी ट्रेड कर सकता है, बट एक जो व्यवसायी होगा वो कभी गलत व्यापार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो जाती है। ठीक है सर। तो जब हम बात करते हैं एफपीओ का गठन एज ए एनजीओ हो सकता है, तो क्योंकि एफपीओ का जो पूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो उद्यमिता का है, तो और एनजीओ का ऑब्जेक्टिव उद्यमिता का नहीं होता है, तो एफपीओ का गठन एज ए एनजीओ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो भारत सरकार की इनकी स्कीम्स हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम्स हैं या दूसरे स्टेट्स की स्कीम्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों को आवश्यकता होती है एक एफपीओ के मेंबर्स, अगर हम डायरेक्टली कभी कोई ग्रांट, कोई असेट, कोई भी बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं और वो एक लार्ज वॉल्यूम का बेनिफिट है, तो हम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को पहुँचे। तो उसके लिए फिर एक एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इस तीनों में से किसी एक चीज़ को यूज़ किया जाता है। मोस्टली यूज़ जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी है। ट्रस्ट को यूजली लोग अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पे एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज़ करते हैं, जिसमें इसके फॉर्मेशन में, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या सोसाइटी हो, इसके फॉर्मेशन में
कोई भी एफपीओ जो हमने पुराने तरीके पढ़े एफपीओ बनाने के समझे, उनका और बाकी के मेंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इस एनजीओ के ऊपर बैठता है जाके, और जो स्कीम पास ऑन हो रही है वो इस एनजीओ के ऊपर पास ऑन होती है, जिससे कि अगर वो एफपीओ के अंदर चली जाएगी डायरेक्टली तो एफपीओ किसी नॉन अदर मतलब अपने खुद के यूज़ के अलावा बाहरी लोगों को इस्तेमाल करने को नहीं देगा, अपने दूसरे मेंबर्स के साथ कंट्रोल्स लगा सकता है क्योंकि वो उसकी ओनरशिप में होगी। और जब ये एनजीओ के पास चली जाती है तो एनजीओ की जो ओनरशिप होती है ये वेलफेयर की ओनरशिप होती है, तो अपने सारे मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन सेट करेगा और उनको इस्तेमाल करने को देगा। तो जैसे स्फूर्ति योजना में आज की डेट पे जो ग्रांट्स हैं वो एसपीवी के ही माध्यम से, स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से ही पास ऑन होती हैं। तो पहले आपका एक एफपीओ होता है, एफपीओ होने के साथ साथ आपको एक एसपीवी बनानी पड़ती है, जिस एसपीवी का कंपोजिशन जो है, जिसका गठन एक स्पेशल तरीके से किया जाता है, जिसके लिए हम आगे चल के वीडियोस जब बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो उसमें जो है कि ये मशीनरीज़ का या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कोई ग्रांट है, या तो ये सारी उसमें जाती हैं, जिसकी वजह से उसका मेंबर एज अ मास हम बेनिफिट पास ऑन कर सकें। तो एफपीओ के माध्यम, एफपीओ जो है वो एनजीओ के माध्यम से नहीं बन सकती, लेकिन हाँ एनजीओ एफपीओ को सपोर्ट करती है बिल्कुल एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये एफपीओ क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरीके से बनता है, तो आज की डेट पे ये एफपीओ सीरीज़ 1 का ये लास्ट एपिसोड है जिसमें हम लोग एफपीओ को बहुत गहराई से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे एफपीओ 3 तरीके से, सेक्शन 8 कंपनी के तरीके से, या सॉरी 2 तरीके से, एफपीओ एज अ सोसाइटी और एफपीओ एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। तो एक सीरीज़ हम प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए बनाएंगे स्पेशली, जहाँ पे अगेन थोड़ा सा एक लेक्चर रहेगा अपना फॉर्मेशन से रिलेटेड, फिर आगे की उसकी क्रिया कैसे काम करता है। तो एक हमारा डिटेल्ड सीरीज़ होगा एफपीसी के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए, और एक हमारी स्पेशल सीरीज होगी कोऑपरेटिव्स के लिए, सहकारिता के लिए। तो वो एक अलग से पूरी सीरीज़ बनाएंगे हम, जिसमें सहकारिता को बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम जब काम करने उतरते हैं, बेसिकली जब हम कभी कोई काम करने जाते हैं ना, तो हमको अगर अपने काम की संपूर्ण जानकारी होती है तो हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। और मार्केट के अंदर बहुत ऐसे कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जो वो उनका मेन उद्देश्य होता है कि आपका फॉर्मेशन करवाना, ना कि आपके ऑब्जेक्ट को मीट आउट करवाना। तो सर वो उनका ऑब्जेक्ट है कि आपका फॉर्मेशन करवा के आपसे पैसे ले लें, ठीक है, बट क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका भी मीट आउट होना चाहिए। तो हम फॉर्मेशन कैसे करना है, क्या अपनी गलतियां होती हैं फॉर्मेशन में, या अपना एग्जिस्टिंग अगर फॉर्मेशन है तो उसको क्यों बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को आगे आने वाली सीरीज़ में टैकल करेंगे। और अपनी जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर पहले होगी, उसके बाद में कोऑपरेटिव्स के ऊपर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।